आपकी है, पर अब आपका हुनर पूरे देश तक पहुंचेगा। नमस्कार। डिजिटल दुनिया में जिन क्रिएटर्स ने अपने हुनर से रील्स को रियल बनाया, लाइक्स को लाइफ बनाया और फॉलोअर्स को फैमिली, आज वही टैलेंट पहुंच रहा है टीवी की सबसे भरोसेमंद स्क्रीन पर। डीडी न्यूज़ लेकर आया है क्रिएटर्स कॉर्नर, एक ऐसा मंच जहां सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सिर्फ कंटेंट नहीं दिखाते बल्कि अपनी कहानी, क्रिएटिविटी और कमिटमेंट भी शेयर करते हैं। यहाँ हर क्रिएटर को मिलेगा पूरा क्रेडिट। आपका नाम, आपका चैनल, आपकी पहचान, मंच हमारा, क्योंकि हुनर का सम्मान होना चाहिए और पहचान होनी चाहिए राष्ट्रीय। तो तैयार हो जाइए रील से रियल तक, मोबाइल से मेन स्ट्रीम तक और सोशल मीडिया से राष्ट्रीय मंच तक के इस शानदार सफर के लिए। आप देख रहे हैं क्रिएटर्स कॉर्नर, जहां क्रिएटर्स बनते हैं सेलिब्रिटीज। समाज में सकारात्मक बदलाव सिर्फ बड़े प्रयासों से नहीं बल्कि छोटे छोटे कदमों और जिम्मेदारी की भावना से भी आता है। कंटेंट क्रिएटर विकास मेवाड़ा ने अपने पॉडकास्ट में सोशल एक्टिविस्ट विधाता भट्ट के साथ बातचीत की, जिसमें सामाजिक कार्य के सफर से लेकर जमीनी स्तर की चुनौतियों तक कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। महिला सशक्तिकरण, नेतृत्व में महिलाओं की भागीदारी और सामाजिक बदलाव में युवाओं की भूमिका, साथ ही जमीन से जुड़े उनके अनुभव भी इस बातचीत का हिस्सा हैं। तो जानिए, एक जिम्मेदार और समावेशी समाज के निर्माण में हम सब कैसे अपना योगदान दे सकते हैं। मैं हूं विकास। हमारे साथ आज विस्तार से चर्चा करने के लिए एक इंडिपेंडेंट सोशल एक्टिविस्ट और एडवोकेट वुमेन एंड चाइल्ड विधाता भट्ट जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। तो कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। काफ़ी समय से आपके साथ में पॉडकास्ट का प्लान कर रहा था कि हम कभी बैठें और मैं आपकी जो है इंस्टाग्राम पे और अलग अलग माध्यम से मैं देखता रहता हूँ आपके काम की कि किस तरीके से आप स्टूडेंट के हक़ के लिए लड़ रही हैं और वुमेंस को लेके आप काम कर रही हैं और एक एडवोकेट का आपका स्पेशलाइजेशन भी इसी चीज़ में है, वुमेन एंड चाइल्ड्स को लेके। तो पहले तो ये जानना चाहूँगा कि आपने यही स्पेशलाइजेशन क्यों चुना? आप कुछ और भी कर सकती थी। जी, मेरे पिताजी भी अधिवक्ता हैं, मम्मी भी अधिवक्ता हैं। तो उनका कहना ये था कि हमारे जो चीज़ें चल रही हैं जो व्यवसाय के रूप में है, तो एक धरोहर है ये अधिवक्ता, वकालत वगैरह। तो उनका कहना ये था कि जो घर का बड़ा बच्चा होगा, चाहे वो बेटा होगा चाहे बेटी होगी, तो वो भी वही करेगा, आगे ले जाने वाला। क्योंकि हमारे यहाँ परवरिश और पालन पोषण में कभी भेदभाव नहीं किया गया। तो उन्होंने कहा कि शिक्षा भी समान होनी चाहिए। तो बस। अच्छा, आप भी ग्रामीण परिवेश से आती है, तो जब आज तो हम शहरों में रहते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, सारी चीज़ें, तो भी यहाँ पर अगर वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं कैफ़े में, बड़े हॉल में, लेकिन हम महिला सशक्तिकरण की वास्तविक में हम ग्रामीण के परिवेश में बात करते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि वो जो करती हैं उनका अधिकार उनको वाकई में मिल पाता है? हम ग्रामीण क्षेत्र में देखते हैं कि कोई महिला है, पापड़ बनाती है, अलग अलग उद्योगों के माध्यम से जुड़ी हैं, तो इसमें आपकी क्या राय है? देखिए, मेरा जो पर्सपेक्टिव है वो यही है कि सबसे ज़्यादा ग्रामीण महिलाओं को ही ज़रूरत है, क्योंकि विमेन एम्पावरमेंट ड्रेसिंग सेंस को लेकर बात नहीं करता और ये भी आपको नहीं बताता कि आप पुरुष से ज़्यादा हैं। ठीक है, वो आपको एम्पावर करता है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट देता है, अच्छी स्किल्स डेवलप करवाता है। अगर आप उसका एक रियल मीनिंग आप समझने जाएं तो ठीक है, फिर आपको वो भी बताता है कि आप इक्वल हैं पुरुष के। तो सबसे ज़्यादा तो गांव में ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं। तो गांव में इन सब की नीड बहुत ज़्यादा है। शहरों की जो महिलाएं हैं वो सशक्त हैं, ग्रामीण क्षेत्र की नहीं है कि वो घूंघट के उस बीच में है। मैं आपको बताती हूँ, सशक्त तो दोनों साइड है। और सशक्तिकरण ऐसा नहीं है कि हम किसी के अंदर डालते हैं, वो उनके अंदर वो स्किल पहले से ही एम्पावर की स्किल रहती है। बट जो कुछ लोग होते हैं ना, वो जाकर उनको अवेयर करते हैं। जैसे हनुमान जी का था, उन्हें बार बार याद दिलवाना पड़ता था कि नहीं, आपके अंदर ये एनर्जी है, आप कर सकते हैं इस काम को। तो वैसे सबके साथ होता है। तो ऐसा नहीं है कि ये घूंघट में नहीं है तो ये संस्कारवान नहीं है। शहर वाली महिला है, बिल्कुल संस्कारवान है। घूंघट आपके कैरेक्टर को डिफाइन नहीं करता। आज भी आप देखते होंगे कि सावित्रीबाई जी जो थी, वो देवी अहिल्या,
उन्होंने भी घूंघट किया था, लेकिन आप देखिए उन्होंने कितना बड़ा नाम कमाया। नाम कमाने की बात नहीं, उन्होंने जो देश को दिया है ना, जो भारत की महिलाओं को दिया है, वो घूंघट के अंदर ही दिया है। लेकिन जब वही महिला है, वो सशक्त भी है, सब कर रही है, ग्रामीण में उसको लेके ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है कि भाई वो पिछड़ी हुई चीज़ है। बिल्कुल। ठीक है, अब हम शहर में आते हैं, कोई वही महिला, ठीक है चलिए वो कोई अच्छा बिजनेस कर रही है, खूब कमा रही है, सारी चीज़ें, अब वो शहर में आती है। हाँ। शहर के में तो एजुकेटेड, पढ़े लिखे सभ्य लोग हैं। हाँ। लेकिन फिर वो उस महिला को क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं? वो फिर वो उसे कैसा क्यों समझ रहे हैं कि यार ये तो घूंघट करती है, तो पिछड़ी है। यहाँ तो सभ्य समाज है ना, एजुकेटेड है, पढ़े लिखे, फिर ये गैप क्यों? मैं आपको बताती हूँ, हमारा समाज भी बहुत दोगला सोच रखता है। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर शहर में अगर कोई महिला घूंघट रखे और वो जॉब ना करे, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट ना हो, तो वो उसको भी कोई वैल्यू नहीं करेगा। ठीक है, हर व्यक्ति, हर परिवार को चाहिए कि मेरे घर में संस्कारी लड़की आनी चाहिए, मेरी बेटी, इवन मेरी खुद की बेटी बहुत संस्कारवान होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। ठीक है, और हम वैल्यू भी करते हैं, बट एक स्टेज ऐसा आता है कि जब हमें वैसी बहू मिल जाती है एकदम संस्कारवान, कितनी भी समझदार हो वो बहू, कितनी भी मैनेज करने वाली हो, सबको साथ लेके चलने वाली हो, बट आप देखेंगे कि उसकी वैल्यू नहीं की जाती। अब वो बात घूंघट की नहीं है, बात है शहर और गांव की। कहीं भी वो महिला कहीं भी हो सकती है। ठीक है, अगर वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट नहीं है तो उसको वैल्यू नहीं करते उसके घर वाले। अभी भी एक दूसरी चीज़ है जो बहुत बड़ी चीज़ है, जिसको लेके सरकार भी बहुत काम कर रही है, बहुत अवेयरनेस कैंपेन भी कर रहे हैं, बहुत सारे NGOs भी काम कर रहे हैं, तो जिसे महामारी कहते हैं। हाँ। मासिक चक्र जो आता है, लेकिन उसको लेके पढ़ी लिखी महिलाएं भी आजकल ग्रामीण क्षेत्र में हैं, सब चीज़, फिर भी उसको लेके वो अवेयर क्यों नहीं है? क्यों आज भी उसी पे लोग टिके हैं कि भाई अलग खाना है, अलग रहना है, वो सारी चीज़ें अभी भी भ्रांतियाँ क्यों हैं? वो अलग दूर क्यों नहीं हो पा रही है? अगर आप मासिक धर्म की बात करते हैं या फिर आप देवस्थल की बात करते हैं, ऐसा किसी भी धर्म में नहीं लिखा है कि महिलाएं नहीं जा सकती। ठीक है, या वो इम्प्योर है, अछूत है, मतलब अशुद्ध है। अगर अशुद्ध होती तो जब मासिक चक्र नहीं होता, जब कोई विमेन जो होती है वो प्रेग्नेंट होती है, उसी अशुद्ध खून से ही वो एक नए जीवन को वरदान देती है, नए जीवन को इस धरती पर लेके आती है। ठीक है, तब तो अगर हिसाब से अगर खून गलत है, खून अशुद्ध है, तो व्यक्ति भी अशुद्ध है। सरकार ने इन सब चीज़ों में एक बहुत अच्छी चीज़ की, सेल्फ हेल्प ग्रुप करके समूह बना के, तो उससे जो महिलाएं हैं मतलब जुड़ नहीं पा रही थी, या जो अपना बिजनेस चालू नहीं कर पा रही थी, तो सरकार ने ऐसे छोटे छोटे वो योजना के तहत ग्रुप बनाए। अब वो आपस में ही महिलाएं अपना उद्योग है उसको लेके काम कर रही है, या पैसा इकट्ठा करके उसमें बहुत अच्छा काम कर रही है। और मुझे लगता है कि उस योजना से आज के समय में लाखों महिलाएं जुड़ रही हैं और धीरे धीरे काम कर रही है। खैर उसमें कुछ और नए इनोवेशन होना चाहिए, है ना, तो वो योजना और उससे बेहतर हो सकती है ना। जैसे मान के चलिए कि लोग कहते हैं कि लाडली बहना योजना आई, तो लोगों ने कहा कि वो एक फ्री की रेवड़ी है, लेकिन ऐसा नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं ने लाडली बहना योजना से पैसे जोड़ जोड़ के, कई महिलाओं ने अपने सिलाई सेंटर खोल लिए, कई महिलाओं ने पार्लर खोल लिए, है ना। कई महिलाओं ने जो मान के चलिए सिंगल वूमेन है, घर में उनके हस्बैंड नहीं है या सिंगल रहती है, वो अपने बच्चों की फ़ीस उस चीज़ से भर रही है, अपना घर का राशन चला रही है। आज मैं सही बताऊं कि जो ग्रामीण, जब आप निचले बहुत ग्रामीण क्षेत्र में आप जाओगी तो वहाँ पे जो महिलाएं होती है त्योहारों में अपने भाई के घर जाती है। तो कोई भैया बड़ा एक परिवार है, अब वो पैसों को लेके उसमें झिक हो जाती है कि मैं अपने मायके जा रही हूँ, मुझे इतने पैसे दे दो, है ना। तो व्यक्ति नहीं दे रहा है, तो फिर क्योंकि कोई भी महिला अपने मायके जा रही है तो खर्चा होता है, राखी है, त्योहार है, कुछ ना कुछ लेके जाएगी अपने भतीजे के लिए, भाई के लिए, भाभी के लिए। तो फिर वो महिलाएं क्या करती हैं कि अब उस पैसे को बैंक से निकालती है, रक्षाबंधन हो तो वो राखी लेके जाती है, मिठाई लेके जाती है। तो ये एक चीज़ है कि वो उस चीज़ से इंडिपेंडेंट हो पाई है, उसको जो अधिकार मिलना था वो मिला। लेकिन अब मैं इस चीज़ को थोड़ा सा उस अलग पर्सपेक्टिव से लेता हूँ कि उन्होंने चलो लाडली बहना योजना शुरू की, अब इसी योजना में जो पैसा दे रहे हैं सरकार को कुछ इंडस्ट्री डालना चाहिए, कुछ और छोटे छोटे जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए, ऐसे कुछ और बनाना चाहिए ताकि
वो काम करे, उसके बदले उनको पैसा मिले। मतलब ये भी सरकार कर सकती है कि 2-2,500 1500 जो भी दे रही है, अब वो उसकी जगह कुछ काम दे उन महिलाओं को, है ना, है ना, या मतलब ऐसा कर दे कि भाई एक शिफ्ट में काम रहे, 2 शिफ्ट में काम रहे, है ना, तो वो भी कर सकती है अगर करना चाहे तो गवर्नमेंट। ये एक और चीज़ उनको ऐड ऑन करना चाहिए। आपको क्या लगता है इसमें? मेरे हिसाब से ये अच्छा आइडिया है गवर्नमेंट के लिए भी, क्योंकि जाहिर सी बात है गवर्नमेंट नागरिकों का ओपिनियन लेती है और ये बेस्ट है। देखिए ऐसे जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये पहले आपने सुना होगा कि महिलाएं जब कुछ नहीं बोल पाती थी तो अपने साथ और मतलब और जो औरतें रहती थी ना, तो उनका समूह बना के कुछ काम करने का सोचती थी। तो सरकार ने वही चीज़ें रिक्रिएट की, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाकर, ठीक है। उसमें क्या होता है, जो महिलाएं नहीं बोल पाती हैं, अपने हक के लिए नहीं लड़ पाती हैं, या कहीं मार्केट जाने में या शॉपिंग करने में या बैंक के काम, या मान लो अपने बच्चे की फीस ही जमा करनी है बट हमको टीचर के सामने बोलने में डर लग रहा है, तो वो क्या अपनी संगी सहेली अपने ग्रुप में शेयर करती थी। तो एक साथ स्ट्रॉन्ग ग्रुप बनकर जाता है, वहाँ पर अपनी बात रखता है और बिना हिचकिचाहट के, ठीक है। उसमें आपको बहुत हेल्प की भी जैसे ज़रूरत है तो वो एक दूसरे को राय देते कि नहीं यार ऐसे बोलना ऐसे बोलना। तो ये उस वजह से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पर आपने जो बोला कि गवर्नमेंट को और रिक्रिएट करना चाहिए, है ना, इसमें थोड़ा सुधार और करना चाहिए और सारी चीज़ें बनानी चाहिए। तो देखिए गवर्नमेंट सहायता बिल्कुल कर रही है, लाडली बहना से ही आप ले लीजिए, ठीक है, आपने उसका एग्जाम्पल भी दे दिया और आगे भी करेगी। बट कुछ चीज़ें एम्पावरमेंट का मतलब ये नहीं होता है कि हम बना बनाए देंगे, सही बात है ना, थोड़ा सा आपको भी करना पड़ेगा, तब तो आपको समझ में आएगा कि आपकी वैल्यू है, ठीक है। पका पकाया आज तक किसी को नहीं मिला है। हम कितना भी लाडली बहना दे रहे हैं आपको, लेकिन जब एक बार आपके मन में ये चीज़ें सेटअप में आ गया, माइंडसेट बन गया कि यार गवर्नमेंट तो दे रही है, हमें पढ़ने की ज़रूरत क्या है, हमें हमको दे रही तो हमारी बेटियों को भी देगी आगे जाकर, हमारी बहुओं को भी, तो क्यों पढ़ाना, क्यों लिखाना, मिल तो रहा है, ठीक है। आज अगर 3,000 है तो 3,500 हो जाएगा, 4,000 बढ़ेगा तो फिर 4,500 हो जाएगा। तो ऐसे में चीज़ें बर्बाद हो जाएंगी, ठीक है। और जाहिर सी बात है गवर्नमेंट जो है वो ऐसा तो नहीं कि लाइफ लॉन्ग चलेगी, गवर्नमेंट आएगी जाएगी, पर आपको स्टेबल बनना है ना, तो उस हिसाब से आपको थोड़ा सा इनिशिएट करना पड़ेगा, है ना। आप जो पैसे जो गवर्नमेंट दे रही है, आप चाहे तो उसको अपनी बेटियों की पढ़ाई में, शिक्षा में लगा सकती हैं, सेविंग कर सकती हैं, खुद भी पढ़ सकती हैं, या कोचिंग सेंटर्स खोल सकती हैं। बाकी महिलाएं तो कर रही हैं, जो रियलिटी में जो चाहती हैं कि वो अपने पूरे वंश को आगे लेकर जाएं, जो चीज़ें उन्होंने भोगा है उनकी बेटियां या उनकी बहुएं ना भोगे, तो आप देखेंगे कि वो छोटे छोटे सिलाई सेंटर्स ही खोल कर बैठी हैं। मेकअप के जो पार्लर्स होते हैं, ठीक है, वो छोटे छोटे ही खोल कर बैठी हैं, पर बैठी हैं, वो कर रही हैं, उस सारे पैसों का यूज़ कर रही हैं। तो अगर दिमाग लगाना चाहे तो महिलाएं तो काफ़ी हैं इन सब चीज़ों में। जो औरत एक पूरे घर को अलग अलग मानसिकता के से जो लोग होते हैं, उस पूरे घर को संभाल सकती है, परिवार को संभाल सकती है, रिश्तेदारों को संभाल सकती है, तो मुझे लगता है कि उनके लिए सब चीज़ें मैनेज करना बहुत छोटी सी चीज़ होगी। बुंदेलखंड की धरती, जहां इतिहास भी है, आस्था भी और प्रकृति के ऐसे रहस्य भी जो आज तक लोगों को हैरान करते हैं। बांदा के ऐतिहासिक कालिंजर किले के भीतर मौजूद एक भगवान शिव का मौजूद ऐसा धाम है जहां महादेव का अभिषेक किसी भक्त के हाथों नहीं बल्कि प्रकृति खुद करती है। ये है नीलकंठ महादेव मंदिर। मंदिर के गर्भगृह में करीब 5 फीट ऊंचा नीले पत्थर का स्वयंभू शिवलिंग विराजमान है। लेकिन इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता है इसके ऊपर चट्टानों से निकलने वाला प्राकृतिक जल स्रोत। कंटेंट क्रिएटर डॉक्टर सलोनी तिवारी विस्तार से इस मंदिर के विषय में बता रही हैं। महादेव का एक अद्वितीय मंदिर जिसके बारे में शायद ही आपने पहले कभी सुना होगा, और यहाँ की जो विशेषताएं हैं वो तो अद्भुत है। तो चलो आपको यहाँ की विशेषताएं बताते हैं और मंदिर के दर्शन कराते हैं। देखिए ये जो आप मुखार बिंदु देख रहे हैं ना, ये महादेव का नीलकंठ स्वरूप है। स्वयं शंभु है, स्वयं प्रकट है ये। तो ये मुखार बिंदु है। आप हर जगह महादेव के दर्शन ज्योतिर्लिंग या शिवलिंग के रूप में करेंगे, लेकिन यहाँ पर आप कुदरती महादेव के मुखार बिंदु के दर्शन करेंगे, जिसमें नाक भी है, मुख भी है और कंठ तक का हिस्सा बना है। और यहाँ से एक जल का रिसाव परमानेंट होता ही रहता है, जिसके स्रोत के बारे में आज तक किसी को नहीं पता। इसकी कथा ऐसी आती है कि जब महादेव ने हल हल विष पी लिया तो कंठ में
उन्होंने विष को रोक तो लिया, लेकिन पूर्णतः उनकी तपन शांत नहीं हो रही थी। तब माँ काली ने भगवान को इस स्थान के बारे में बताया और महादेव की कंठ की जो तपन थी वो यहीं पर आकर शांत हुई थी। और कहते हैं इसी स्थान पर भगवान ने काल पर विजय प्राप्त की थी, इसीलिए इसका नाम कालिंजर पड़ा। और अब आप इस 16 भुजाओं वाली काल भैरव की मूर्ति देखिए और यहाँ पर आप मधुमक्खियों को देखिए। ये मधुमक्खियां आपको भगवान का जहाँ पर विग्रह है उसके बाहर पूरी तरह से हर जगह दिखेंगी, जैसे एक सैनिक तैनात रहता है। और कहते हैं कि जब औरंगजेब ने शेरशाह सूरी से इस किले पर आक्रमण करवाया तो उसने सारी मूर्तियां खंडित करी और अंत में जब वो भगवान के मुखार बिंदु को तोड़ने के लिए आगे बढ़ा, उसी समय इन्हीं मधुमक्खियों ने उसके और सैनिकों के ऊपर आक्रमण कर दिया, जिसके बाद वो इतना ज्यादा चोटिल हो गया था कि कुछ ही समय बाद उसकी मृत्यु हो गई। और कहते हैं ये मधुमक्खियां साधारण नहीं बल्कि माता भ्रामरी का स्वरूप है, जो आज भी कालिंजर के किले में भगवान के मुखार बिंदु की रक्षा कर रही हैं। अब यहाँ की एक और मिस्टीरियस और हिडन बात बताते हैं। ये गुफा के अंदर आप जो काल भैरव की मूर्ति देख रहे हैं, ये जागृत मूर्ति मानी जाती है। कहते हैं कोई भी साधक अगर यहाँ पर साधना करता है तो वो भय और काल दोनों पर विजय प्राप्त कर लेता है, इसीलिए यहाँ पर साधना करना निषेध कर दिया गया है। अब यहाँ का मेरा एक्सपीरियंस मैं आपको बताती हूँ कि ये जो मूर्ति थी ये कैमरे में कैसी आ रही है, वैसी चीज़ें आप अनुभूत नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें कैमरा या कोई भी फ़ोन कैप्चर नहीं कर सकता। वहाँ की जो अनुभूति है वो आप जब स्वयं जाएंगे तब स्वयं से महसूस करेंगे कि ये स्थान कितना जागृत है, आपके अंदर की अनुभूतियां आपको बताएंगी। और कहते हैं पंडित जी यहाँ पर अचानक से बुलावा आता है। अचानक से बोलो, जैसे क्यों आप लोग अचानक तो आई है ना, आपके भाव से प्रसन्न, भक्ति से प्रसन्न, तभी तो आप इनके दर्शन कर रही हैं। आप और अब वक्त है एक ब्रेक का, देखते रहिए क्रिएटर्स कॉर्नर। देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। आमी शुभेंदु अधिकारी। 9 मई 2026 को पश्चिम बंगाल के इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत हुई। 100 दिनों में पश्चिम बंगाल सरकार ने 8 स्तंभों को आधार बनाकर काम किया। उन 8 स्तंभों में से एक है सुरक्षा। भारत बांग्लादेश सीमा पर 1000 एकड़ से अधिक भूमि हस्तांतरित की गई। अब तक 5000 से अधिक घुसपैठियों को बांग्लादेश वापस भेजा गया। हर सब डिवीजन में महिला पुलिस स्टेशन, हर थाने में महिला सहायता केंद्र और नगर पालिकाओं व कमिश्नरेट क्षेत्रों में दुर्गा सुरक्षा स्क्वाड। राज्य के हर व्यक्ति को सुरक्षित रखना, यही पश्चिम बंगाल सरकार की गारंटी। जरा सोच के देखिए, आपके पास कुछ ऐसा है जो आपकी दुनिया बदल सकता है। जानते हैं क्या? आपका अपना सोना। सोना क्या नहीं कर सकता? सोना आपको अपने सपनों का घर दिला सकता है, आपके बच्चों का भविष्य बना सकता है। सोना आपकी हर इच्छा पूरी कर सकता है। तो भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। मुथूट फाइनेंस, जहाँ विश्वास ही परंपरा है। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। काम रुकना नहीं चाहिए पर खुजली रुकनी चाहिए, इसलिए सपट डॉक्टर स्किन लोशन। काम चालू, खुजली बंद। 128 सालों से दांत का आखिरी इलाज। बढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। एक बात समझ लीजिए, ना बीमारी दुनिया से कहीं जाने वाली है और ना ही हॉस्पिटल के खर्चे। बस आपको ये सोचना होगा कि हॉस्पिटल का बिल कौन भरेगा, आप या आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी। आज ही पॉलिसी बाजार से हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए हर महीने से शुरू होता है। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए निश्चय बना है। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो
रखे मसालों को हर समय फ्रेश। कभी हाथों में बंदूक थी, आज उन्हीं हाथों में छत्तीसगढ़ की कोसा सिल्क और पारंपरिक बुनाई है। कभी जिंदगी हिंसा और डर के साए में गुजरी, लेकिन आज वही महिलाएं पूरे आत्मविश्वास के साथ रैंप पर कदम ताल करती नजर आईं। छत्तीसगढ़ में आयोजित फैशन शो की ये तस्वीरें सिर्फ फैशन की कहानी नहीं, बल्कि ये कहानी है बदलते बस्तर की, नई उम्मीद की और मुख्यधारा से जुड़कर नई जिंदगी शुरू कर रही महिलाओं की। यही तस्वीर है उस नए बस्तर की, जहां हिंसा की जगह हुनर, डर की जगह आत्मविश्वास और बंदूक की जगह रोजगार नई पहचान गढ़ रहा है। मैं आपसे कहूं कि ये महिलाएं कुछ वर्षों पहले तक नक्सलवादियों के वायलेंट मशीनरी का हिस्सा थी, तो क्या आप विश्वास करेंगे आप रैम वॉक पर वापस आएंगे? पर क्या आपको ये वीडियो याद है? संसद में लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म पर बात करते हुए होम मिनिस्टर अमित शाह ने एक दिल दहलाने वाली कहानी बताई थी। एक 7 साल की ट्राइबल बच्ची जिसे नक्सलाइट्स ने किडनैप कर लिया था, उसने अपनी पूरी जवानी जंगल में हैवी कॉम्बैट बूट्स और ऑलिव ग्रीन मिलिट्री फैटिग्स में बिता दी। किसी नक्सली बच्ची को नेल पॉलिश देते हैं तो लगाते लगाते रो पड़ती है। इसके ट्विटर उसको पूछते हैं क्यों रो रही हो? कि पहली बार मैंने जीवन में नेल पॉलिश लगाया है, 7 साल की थी, ये मुझे उठा ले गए, तब से पैंट शर्ट और बूट में घूम रही हूँ, मैंने जीवन को कभी देखा नहीं। जब उस बच्ची को रेस्क्यू किया गया और रेस्क्यू कैंप में उसे पहली बार हाथों में मेहंदी और नेल पॉलिश लगाई गई तो वो फूट फूट कर रो पड़ी। क्यों? क्योंकि उसने जिंदगी में पहली बार अपने स्त्री तत्व को, अपनी फेमिनिटी को अपनाने की आजादी महसूस की। अब आप समझ गए होंगे कि ये रैम वॉक कोई ग्लैमर का ड्रामा नहीं है। जो हाथ कभी जंगल में ट्रिगर्स दबाने पर मजबूर थे, जब वही हाथ मेहंदी और नेल पॉलिश देखकर रो पड़ते हैं तो समझ आता है कि आज़ादी का असली मतलब क्या होता है। इस इवेंट को सिर्फ सुपरफिशियल ग्लैमर कहना इसकी गहराई को कम कर देना होगा। ये कहानी है उस फेमिनिटी को वापस जीतने की जिसे माओवाद की हिंसा ने बरसों पहले दफना दिया था। आपने देखा होगा कि कैसे लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम ने ट्राइबल कल्चर को बुटीक्स और एम्पोरियम्स में एक महंगा ब्रांड बना दिया। मेट्रो सिटीज के एसी बुटीक्स में बैठे लोग जो ट्राइबल आर्ट के नाम पर लाखों के टैग लगाते हैं, उनसे जरा ये पूछिए उन्हें बस्तर के प्रिंस तो पसंद थे, पर बस्तर की बेटियों की वॉयलेंट यूनिफॉर्म पर उनकी बोलती बंद क्यों थी? लेफ्ट इकोसिस्टम के लिए ट्राइबल कल्चर सिर्फ एक एस्थेटिक ब्रांड था, लेकिन वहीं के लोकल्स के लिए उन्हें तो इस संस्कृति से ही डिप्राइव करके रखा गया था। जंगल के अंदर इन महिलाओं के पास अपनी संस्कृति को सेलिब्रेट करने का हक नहीं था। उनके जिस्म पर सिर्फ एक चीज थोपी गई, वॉयलेंट मशीनरी की यूनिफॉर्म। उनके हाथों में ढोल, मेहंदी और संगीत की जगह गन्स थमा दिए गए। कल्चर को एप्रोप्रिएट किया गया, पर लोकल्स को सिर्फ हिंसा का मोहरा बनाया गया। अब ऐसे में ये बदलाव कैसे आया, ये फिर एक बार जानना काफी जरूरी है। जितनी बार इसे एम्पलीफाई किया जाए उतना कम है। ये बदलाव नेचुरली नहीं आया, इसके पीछे है सेंट्रल गवर्नमेंट की टारगेटेड इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेटजी, इफेक्टिव सरेंडर पॉलिसीज और सिक्योरिटी फोर्सेस का ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच। जब इन महिलाओं को ये विश्वास हुआ कि जंगल के बाहर एक सुरक्षित दुनिया और उनका अपना वजूद उनका इंतजार कर रहा है, तो उन्होंने हथियार छोड़े। जब उन्हें एक नॉर्मल जिंदगी दी गई, इलेक्ट्रिसिटी, स्कूल्स, एटीएम, सड़कें, सब कुछ आर्म्ड फोर्सेस की सुरक्षा में मुहैया करवाया गया, जिसका रिजल्ट आज हमारे सामने है। भारत आज लगभग नक्सल मुक्त है। पिछले 80 साल में पहली बार बस्तर के उन कोर एरियाज में भारत का तिरंगा फहराया जाएगा। कभी सिर्फ काले झंडे और खौफ का राज हुआ करता था। जब एक इलाके से लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का साया हटता है तो सबसे पहले वहां का बचपन और उसकी फेमिनिटी वापस आती है। हाई फैशन रनवेज पर एक्सोटिसिज्म बेचने वालों के लिए शायद ये सिर्फ एक रैम वॉक हो, पर बस्तर में ये कॉम्बैट बूट्स को लात मारकर अपनी आइडेंटिटी वापस छीनने का स्टेटमेंट है। लेफ्ट इकोसिस्टम अक्सर ट्राइबल कल्चर को एग्जॉटिक कहकर किसी म्यूजियम पीस की तरह बॉक्स में बंद कर देता है,
पर ये शो उनके मुंह पर करारा जवाब है कि अब ट्राइबल यूथ अपना माइक खुद संभाल रहा है, किसी एलीट नैरेटिव की जरूरत नहीं है। उनका मैसेज साफ है, हमारा कल्चर कोई एग्जॉटिक स्पेक्टिकल नहीं है, ये हमारा जीवन है। जो हाथ कभी ट्रिगर पर थे, आज वो अपने संस्कृति के रंगों को संवार रहे हैं। हैवी कॉम्बैट बूथ से निकलकर अपनी संस्कृति के पहनावे में आना ही असली आज़ादी है। फैशन शो तो बस एक झलक है, असली कहानी उस सेलिब्रेशन की है जो इंडिया के हार्टलैंड में आज गूंज रही है। एक ऐसा सेलिब्रेशन जहां हिंसा पर भारतीय संस्कृति, भारत के बनीन में रह रही संस्कृति की जीत हुई है और जहां भारत की बेटियों ने अपनी पहचान दोबारा हासिल की है। और इसी के साथ आज के क्रिएटर्स कॉर्नर के क्रिएटिव एपिसोड में इतना ही। अगर आपके अंदर भी है कुछ अलग करने का जज्बा, तो आप अपना कंटेंट हमें ddnews.creatorscorner@gmail.com पर भेज सकते हैं या फिर आप 8130555806 नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, क्योंकि क्रिएटर्स कॉर्नर में हर क्रिएटर की कहानी मायने रखती है और हर आवाज़ को मिलता है पूरा सम्मान, पूरा क्रेडिट। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे नई सोच, नए चेहरों और नई क्रिएटिव उड़ान के साथ। क्रिएट करते रहिए, प्रेरित करते रहिए और देखते रहिए क्रिएटर्स कॉर्नर सिर्फ डीडी न्यूज़ पर।